एवरीवन, एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई एम दिनेश चौधरी। दोस्तों, पिछली क्लासों में अपन ने एग्रोनॉमी की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस थी उनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक अपना होगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक से पहले आप अगर अपनी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अभी सभी साथियों के पास अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथी इस क्लास का लाभ ले सकें। जब तक मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशन कोटेशन लेके आया हूं, तो सुनिए दोस्तों, गिरने का कोई डर नहीं, एक ऐसी बेखौफ उड़ान भर चुके हैं। गिरने का कोई डर नहीं, एक ऐसी बेखौफ उड़ान भर चुके हैं। अरे जो चीज दुनिया हासिल करना चाहती है वो हम कुर्बान कर चुके हैं। अरे जो चीज दुनिया हासिल करना चाहती है दोस्तों, वो हम कुर्बान कर चुके हैं। तो अपन ने ऐसा आराम कुर्बान कर दिया है दोस्तों। अपन एक मेहनत की और लगन की ओर बढ़ चुके हैं। अपन को एक बहुत ही अच्छी मंजिल हासिल करनी है, तो लोग ऐसो आराम की तरफ भाग रहे हैं। अपन को ऐसो आराम की तरफ ना भाग के अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल की ओर भागना है। तो दोस्तों, लगातार आप मेहनत करते रहिए, आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल प्राप्त होगी। तो आज अपन बात करते हैं अपनी एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। अभी तक जिसने अपना वीडियो शेयर नहीं किया है दोस्तों, सभी के साथ आप अपने सभी साथियों के पास अपना वीडियो शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास का आनंद ले सके। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना सबसे पहले आज टॉपिक की बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो जनरल क्या होती है एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री की दोस्तों मैं बात करूं तो एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पशुपालन विज्ञान। अब आपको बता दें यहाँ पे कि पशुपालन विज्ञान क्या होती है, अर्थात इसमें पशुओं को पाला जाता है। पशुओं को तो सभी पालते हैं, और आपको पता है हर एक व्यक्ति पशुपालन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पशुओं को जानता हो चाहे नहीं जानता हो। अगर वो सुबह उठ के चाय भी पीता है तो वो किससे जुड़ा हुआ है? पशुपालन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज जो भी मार्केट में अवेलेबल है, दूध है, छाछ है, घी है, पनीर है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपन को किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल हस्बेंड्री से प्राप्त होते हैं। तो हर एक व्यक्ति एनिमल्स से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति एनिमल से जुड़ा हुआ है, लगभग उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो आज अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री की सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें। इसको अपन शॉर्ट रूप में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एच कभी नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है एपी, एनिमल प्रोडक्शन। एनिमल प्रोडक्शन अर्थात जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एनिमल प्रोडक्शन बोला जाता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। क्या अपन डेफिनेशन बता सकते हैं कि पशुपालन किसे कहा जाता है या पशुपालन विज्ञान क्या होती है? तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के आवास, पशुओं के आहार, पशुओं के स्वास्थ्य तथा पशुओं की जो प्रजनन की क्रिया है, इनका अच्छे से प्रबंधन करके आर्थिक लाभ कमाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? पशुपालन कहलाता है। फिर से सुनिएगा कि पशुओं का आवास, पशुओं का आहार, पशुओं का स्वास्थ्य और पशुओं से प्रजनन संबंधी जो भी क्रियाएं हैं, उनका मुख्य रूप से प्रबंधन करके आर्थिक लाभ कमाना ही क्या कहलाता है? पशुपालन विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे देखिए, अपन डेफिनेशन में बात करते हैं कृषि विज्ञान की वह शाखा। क्या कह सकते हैं अपन? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करेंगे अपन? पशुओं के आवास, ठीक है, दूसरी बात करेंगे पशुओं का आहार, तीसरी अपन बात करेंगे किसकी? पशुओं के प्रजनन, चौथी अपन बात करेंगे पशुओं के स्वास्थ्य, और पांचवी अपन बात करेंगे लाभ या उत्पाद, या अपन क्या कह सकते हैं? उत्पादन। ठीक है, यही से अपनी डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन कैसे बनती है अपनी? इन जो टॉपिक्स है इनके बारे में अपन एनिमल हस्बेंड्री में चर्चा करेंगे। यहाँ से अपनी डेफिनेशन ऐसे बनती है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के आवास, पशुओं के आहार, पशुओं के प्रजनन और पशुओं से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित क्रियाएं होती है, उनका मुख्य रूप से प्रबंधन करके वैज्ञानिक दृष्टि से आर्थिक लाभ कमाना ही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। अब देखिए, अपन यहाँ पे बात करते हैं पशुओं के लिए आवास की। तो विभिन्न पशुओं के लिए आकार के अनुसार उनके लिए विभिन्न अलग अलग जो आवास की आवश्यकता होती है। जैसे गाय के लिए अलग आवास की आवश्यकता होती है, भैंस के लिए अलग आवास की आवश्यकता होती है, बकरी के लिए अलग आवास की आवश्यकता होती है। दूसरी अपन बात करें आहार की, तो विभिन्न प्रकार के जो पशु होंगे, दुधारू पशुओं के लिए अलग आहार की आवश्यकता
आवश्यकता होती है, जो ज्ञाविन पशु है उसके लिए अलग आहार की आवश्यकता होती है, या अपन बात करें कि जो पशु बीमार हो उसके लिए अलग आहार की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए, या गाय भैंस बकरी की बात करें तो इनके लिए भी अलग अलग आहार की आवश्यकता होती है। फिर अपन बात करें प्रजनन की, तो विभिन्न जो पशु होते हैं उनमें प्रजनन की क्रियाएं अलग होती है, जैसे काविंग हो गई, सर्विंग हो गई, टपिंग हो गई। अर्थात बैड में क्रिया होती है उसको टपिंग कहा जाता है, गाय भैंस बकरी में काविंग, सर्विंग, मतलब इनकी जो प्रजनन की क्रिया होती है उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इनकी जो गर्भकाल अवधि होती है वो भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मधचक्र होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। मधकाल की जो अवधि होती है वो भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर बात करें अपन किसकी, इनके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं का भी क्या रखा जाता है, मुख्य रूप से प्रबंधन किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि कौन सा पशु कब बीमार हो रहा है, उसका कैसे इलाज करना है। ये सारी जो क्रियाएं होगी वो किसमें अध्ययन की जाएगी दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री में की जाएगी। तो यहीं से अपनी डेफिनेशन निकल के आई थी। क्या डेफिनेशन निकल के आई थी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं का मुख्य रूप से प्रबंधन कर आर्थिक लाभ कमाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो ये तो हुई अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पशुओं की। पशु तो बहुत ज्यादा होते हैं, जानवर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे कौन कौन से पशुओं की बात करेंगे जो अपने लिए पालतू जो पशु होते हैं उनकी अपन बात करेंगे, जो अपने लिए क्या होंगे, बाई प्रोडक्ट्स अपन को प्राप्त करवाते हैं। जैसे इनके द्वारा प्राप्त अपन को उत्पाद हो गया, गोबर हो गई, दूध हो गया, मांस हो गया। तो सारे जिन पशुओं से अपन को लाभ होता है उन्हीं पशुओं को अपन क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो पशु जो पालतू पशु होते हैं उनका अपन एक एक यहाँ पे अध्ययन करें। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे, गाय से। गाय को क्या कहते हैं, हमारी माता है। गाय को क्या कहते हैं, माता कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं गाय से। देखो दोस्तों, गाय क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कुबड़ वाली गाय, एक होती है हम्पलेस और एक होती है हम्प्ड। मतलब एक तो होती है जिनमें कुबड़ पाई जाती है और दूसरी होती है बिना कुबड़ वाली। कुबड़ वाली जो गाय होती है वो अपने देसी गाय होती है। बिना कुबड़ वाली जो गाय होती है वो कौन सी होती है, विदेशी गाय होती है। तो देसी गाय की बात करें तो देसी गाय का जो जूलॉजिकल नेम होता है, या अपन कह सकते हैं साइंटिफिक नेम, तो देसी गाय का जो जूलॉजिकल नेम होता है दोस्तों क्या होता है, बोस इंडिकस होता है। क्या होता है, बोस इंडिकस होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कुबड़ वाली गाय कहते हैं, देसी गाय कहते हैं। दूसरी अपन बात करें जो विदेशी गाय होती है जिनमें कुबड़ नहीं पाई जाती, जो विदेशी गाय होती है जिनमें कुबड़ नहीं पाई जाती, उसका नाम क्या होता है, बोस टार्सस होता है। क्या होता है, बोस टार्सस होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो गाय का गर्भकाल होता है, गर्भकाल की अपन बात करें तो गाय में जो अपन कह सकते हैं जेस्टेशन पीरियड होता है गाय में, अर्थात बछड़ा जितने दिन मादा के पेट में रहता है उस अवधि को क्या कहा जाता है, गर्भकाल कहा जाता है। तो गर्भकाल की अपन यहाँ पे मुख्य रूप से बात करें तो गाय में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, कुछ किताबों में 280 मिलेगा, कुछ में 281 और कुछ में 282। तीनों ही ऑप्शन ऑथेंटिक सही माने जाते हैं। अगर तीनों ऑप्शनों में तीनों ऑप्शन आ रहे हैं तो उस समय उस स्थिति में आपको 280 सही मानना है। लेकिन तीनों में तीनों आपको अगर और तीनों में से एक भी ऑप्शन आपको मिलता है, तीनों में से कोई सा भी आप ऑप्शन वहां पे चूज कीजिए, आपका सही होगा। 281 भी आ सकता है, 282 भी आ सकता है, या 280 भी आ सकता है। अब बात करें मधचक्र। जो पशुओं में मधचक्र की क्रिया होती है, जो पीरियड होता है उनमें जो साइकिल होती है, मेनेस्ट्रल साइकिल होती है, उसकी बात करें तो वो कितने दिन तक आती है, गाय में कितने दिन तक की होती है, 21 दिन तक की होती है। मतलब गाय में मधचक्र कितने दिन तक होता है, 21 दिन तक होता है। फिर बात करें मधकाल, तो हीटिंग पीरियड होता है। हीटिंग पीरियड की बात करें उस समय उसको क्या करवाना चाहिए, निषेचन की क्रिया करवानी चाहिए, मतलब संलयन की उसमें क्रिया करवानी चाहिए। वो क्रिया कितने होता है, वो पीरियड कौन सा होता है, कितने घंटे का होता है, 18 से 24 घंटे का हीटिंग जो पीरियड आता है। उस समय क्या होती है, गाय जमती है, गाय क्या करती है, रंभाती है। उस समय क्या होती है, मेल जो अपन कह सकते हैं मेल का होता है, जो सांड होता है, उससे क्या करते हैं, उसका मिलन करवाते हैं, जिससे क्या होगा, वो क्या हो जाती है, निषेचित हो जाती है, अर्थात क्या हो जाती है, वो अपने ज्ञाविन होने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि गर्भकाल की जो अवधि होती है वो तो होती है 280 से 282 दिन की। मधचक्र जो होता है वो 21 दिन का होता है। गाय में मधकाल की बात करिए, तीनों ही क्या कंफ्यूज करने वाले, तीनों को इसीलिए मैंने साथ लिखा है कि जो गर्भकाल की अवधि होती है वो 280 से 282 दिन की। मधचक्र गाय में होता है वो 21 दिन का होता है। और जो मधकाल होता है, हीटिंग पीरियड होता है, वो कितने दिन का होता है, कितने घंटे का होता है, 18 से 24 घंटे का होता है। फिर अपन बात करें कि गाय का जो मांस होता है, क्योंकि विभिन्न पशुओं के मांस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। गाय के मांस को अपन किस नाम से जानते हैं, बीफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से,
बीफ के नाम से जानते हैं। और गाय का जो बछड़ा होता है, गाय के बछड़े के मांस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? व्हील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्हील के नाम से जाना जाता है। दूसरी अपन बात करें भैंस की, तो भैंस भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। सुनिए कभी, भैंस भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आज अपन बात करते हैं 2 प्रकार की भैंसें कौन कौन सी होती है। एक तो होती है, अपन कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। अपने जो भारत की भैंस होती है उसको क्या पसंद होता है? पानी बहुत ज्यादा पसंद होता था, तो पानी में रहना पसंद करती है। इसलिए जो पानी में रहने वाली भैंसें होती है वो देसी होती है, अर्थात इंडियन होती है। और जो दलदली कीचड़ में रहना पसंद करती है वो कौन सी होती है? विदेशी भैंसें होती है। और दलदली क्षेत्रों की जो भैंस होती है वो कौन सी होती है? विदेशी भैंसें होती है। और जो पानी में रहना अधिक पसंद करती है वो कौन सी होती है? देसी होती है, इंडियन होती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले देसी या पानी वाली भैंस की। किसकी बात करें? पानी वाली भैंस की, इंडियन भैंस की। तो इंडियन भैंस का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? बुबेलिस बुबेलिस। क्या होता है दोस्तों? बुबेलिस बुबेलिस होता है। ठीक है। दूसरी अपन बात करें विदेशी भैंस, या अपन कह सकते हैं दलदली क्षेत्रों वाली भैंस, या जो कीचड़ में रहना पसंद करती है, उसका नाम क्या होता है? बुबेलिस कार्बेंसिस। क्या होता है दोस्तों? बुबेलिस कार्बेंसिस उसका नाम है, होता है। फिर इसके बाद अपन बात करें इसमें जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल की अवधि होती है। गर्भकाल मैंने बताया आपको कि मादा के पेट में जितने दिन तक क्या रहता है? बच्चा रहता है, उस अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भकाल अवधि या जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें भैंस की, तो भैंस में जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है दोस्तों? 310 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 310 दिन का होता है। फिर अगर अगली अपन बात करें तो इसमें जो मधुचक्कर की अवधि होती है कितने दिनों की होती है? भैंस में मधुचक्कर की अवधि कितने दिनों की होती है दोस्तों? 21 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 21 दिन की होती है। फिर अपन बात करें मधुकाल की अवधि कितनी होती है, कितने घंटों की होती है? तो इसमें मधुकाल की अगर अपन बात करें तो 12 से 36 घंटों की क्या होती है? मधुकाल अवधि होती है। किसकी? भैंस की। भैंस की मधुकाल अवधि कितनी होती है? 12 से 36 घंटों की होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है। इस टेबल से लगभग बात क्वेश्चन आपके आ सकता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो भैंस के मांस को क्या कहा जाता है दोस्तों? बफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। तीसरी अपन बात करें ऊंट। अब ऊंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक कुबड़ वाला, एक होता है 2 कुबड़ वाले। एक कुबड़ वाला होता है वो अपने यहाँ पे राजस्थान में लगभग देखने को आपको मिलता है। जो 2 कुबड़ वाले होते हैं वो बर्फीले क्षेत्र, जो जैसे अपने हो गए हिमालयन क्षेत्र, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहां पे कौन से ऊंट पाए जाते हैं? 2 कुबड़ वाले ऊंटे पाए जाते हैं। तो एक कुबड़ वाले ऊंट का जो नाम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है, वो होता है कैमेलस ड्रोमेडेलिस। क्या होता है दोस्तों? कैमेलस ड्रोमेडेलिस होता है। दूसरी अपन बात करें 2 कुबड़ वाले जो ऊंट होते हैं उसका नाम होता है कैमेलस बैक्टेरियंस। क्या होता है? कैमेलस बैक्टेरियंस होता है। अब इसकी बात करें मधुचक्कर की अवधि, सबसे ज्यादा मधुचक्कर गर्भकाल की अवधि होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों? ऊंट की ही होती है। किसकी होती है? मधुचक्कर। इसकी अपन गर्भकाल की बात कर लो, चाहे आप उसकी मधुकाल की बात कर लो, गर्भकाल और मधुकाल सबसे ज्यादा किसका होता है? ऊंट का होता है। मधुचक्कर सबसे कम किसका होता है? ऊंट का होता है। तो यहाँ पे अपोजिट है, मधुकाल और गर्भकाल तो क्या है? सबसे ज्यादा ऊंट का होता है, लेकिन जो मधुचक्कर है वो सबसे कम किसका होता है? ऊंट का होता है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, जो ऊंट है अपना कैमेलस ड्रोमेडेलियस है, उसका जो गर्भकाल है, जेस्टेशन पीरियड है, वो कितने दिन का होता है? 390 से 400 दिन का होता है। कितना होता है दोस्तों? 390 से 400 दिन का होता है। फिर अपन बात करें इसके मधुचक्कर की, तो ऊंट का जो मधुचक्कर होता है वो 14 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है? 14 दिन तक होता है। अर्थात 14 दिन तक वो क्या हो सकता है? गर्भित हो सकता है। 14 दिन तक उसको क्या करवाया जा सकता है? गर्भ धारण करवाया जा सकता है। अब गर्भ धारण करवाने की भी क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम भी होती है, आर्टिफिशियल अर्थात प्राकृतिक रूप से भी अपन क्या करवा सकते हैं? गर्भ धारण करवा सकते हैं, और आर्टिफिशियल रूप से भी अपन क्या करवा सकते हैं? गर्भ धारण करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें किसकी, तो जो मधुचक्कर होता है वो कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है। फिर अपन बात करें मधुकाल की, तो मधुकाल कितने घंटे का होता है? 72 से 120 घंटे का। ऊंट में जो मधुकाल अवधि होती है कितने दिन की, कितने घंटे की होती है दोस्तों? 72 से 120 घंटे की क्या होती है? इसमें मधुकाल अवधि होती है। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी भेड़ की। अब आ जाती है अपने भेड़। भेड़ से अपन को मांस के साथ साथ क्या प्राप्त होती है? ऊन भी प्राप्त होती है, दूध भी प्राप्त होता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या, भेड़ की। तो भेड़ की बात करें तो भेड़ का जो जूलॉजिकल नेम होता है, भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या होता है दोस्तों? ओविस एरिस होता है।
क्या होता है? ओविस एरिस होता है। दूसरी अपन बात करें क्या, इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 151 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? 151 दिन का होता है। फिर अपन बात करें इसके मधचक्र की, तो इसमें जो मधचक्र होता है वो कितने दिन का होता है? 16 से 17 दिन का होता है। कितने दिन का? 16 से 17 दिन का। फिर बात करें अपन इसमें मध्यकाल की अवधि जो पीरियड होता है वो कितना होता है दोस्तों? 12 से 36 घंटे का होता है। भेड़ का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मटन के नाम से। ज्यादातर लोग जो मांस खाते हैं वो बोलते रहते हैं ना, आज चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा। तो अपन कह सकते हैं कि मुर्गी और जो भेड़ है उसका मांस काफी ज्यादा खाया जाता है। अब अपन बात करते हैं क्या, इसके मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बकरी। बकरी बहुत ही अच्छा पशु है। बकरी राजस्थान के जो निवासी है, अर्थात अपन कह सकते हैं जहाँ रेतीले क्षेत्र वाले निवासी है, जहाँ पे क्या हो बिजली की कम सुविधा हो, या कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो दूर दूर तक मार्केट ना हो, उनके लिए बकरी पालन सबसे अच्छी व्यवस्था है। कैसे? क्योंकि बकरी चलता फिरता फ्रिज के नाम से जानने वाला पशु है कि जब भी कोई मेहमान आ रहा है और दूध की अर्जेंटली आवश्यकता पड़ती है तो बकरी ही एक ऐसा पशु है, कभी भी टांग पकड़ो और उसका दूध निकाल लो। बाकी अन्यत्र पशुओं का भी अपन चलते फिरते कभी भी दूध नहीं निकाल सकते, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही उनका अपन दूध निकालते हैं। तो यहाँ पे जो बकरी है ना, बकरी को क्या कहा जाता है? चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। दूसरी बात, इसको क्या कहा जाता है? गरीब की गाय भी कहा जाता है। अब गरीब की गाय क्यों कहा जाता है? मान लो मेरा साथी गरीब आदमी, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बकरी खरीद सके, वो सॉरी गाय खरीद सके, तो वो क्या करेगा? कम पैसों में एक बकरी खरीद लेगा, जिससे उसका क्या होगा? उसको चारा भी कम खाएगी वो, तो इसके लिए चारे पे भी उसको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और उसको जब भी एनी टाइम जब भी जरूरत होगी तब उसको दूध मिलता रहेगा। तो ये क्या हो गया बकरी के फायदे। बकरी के जूलॉजिकल नाम की अपन बात करें तो बकरी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है दोस्तों? काप्रा हिरकस होता है। क्या होता है? काप्रा हिरकस होता है। इसके जेस्टेशन पीरियड की अगर अपन बात करें, इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 148 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 148 दिन का होता है। फिर अगर अपन बात करें इसके मधचक्र की, तो इसका मधचक्र कितने दिन तक होता है? 18 से 20 दिन तक होता है। फिर अगर अपन बात करें इसके मधकाल अवधि की अगर अपन बात करें तो इसकी जो मधकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 24 से 48 घंटों की इसकी क्या होती है? मधकाल अवधि होती है। फिर बात करें इसके मांस को क्या कहा जाता है? जो बकरी का मांस होता है, बकरी का मांस होता है उसको क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेवन या चेवन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मुर्गी की। मुर्गी भी बहुत मतलब यहाँ पे पक्षी है, मुर्गी पशु नहीं है, मुर्गी क्या है? पक्षी है। लेकिन ये अपन को बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट देती है, इसलिए अपन इसको एनिमल हस्बेंड्री में इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इससे अपन को अंडे, मांस वगैरह प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका अपन अध्ययन किसमें करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। जबकि ये पशु नहीं है, ये क्या है? पक्षी है। पक्षियों में अपन सिर्फ एक का ही अध्ययन करते हैं, किसका? मुर्गी का। बाकी अपन किसका अध्ययन करते हैं? पशुओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मुर्गी की। तो मुर्गी का जो बॉटनिकल नेम होता है, मुर्गी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? गैलस डोमेस्टिक्स। क्या होता है दोस्तों? गैलस डोमेस्टिकस क्या होता है? मुर्गी का जूलॉजिकल नेम होता है। इसके बाद बात करें क्या, मुर्गी के में जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल अवधि, ये पेट में नहीं रखती। ये क्या नहीं करती? ये अंडा बनने के बाद अंडे को बाहर दे देती है, और अंडे से जब भी चूजा बाहर निकलता है उस अवधि, उसमें कितने दिन की अवधि लगती है? 21 दिन की अवधि लगती है। अर्थात अंडे से चूजा बाहर निकलने में जितने दिन की अवधि लगती है तो वो कितने दिन होते हैं दोस्तों? 21 दिन का समय लगता है। दूसरी पर बात करें, इसके जो मांस होता है, मुर्गी का मांस होता है, उसे क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। यहाँ पे कभी कभी आपको सुअर का मांस भी पूछा जाता है कि सुअर के मांस को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सुअर का नाम क्या होता है, सुअर का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। तो यहाँ पे सुअर के जूलॉजिकल नेम की बात करूं तो क्या होता है दोस्तों? सस स्क्रोपा डोमेस्टिका। क्या होता है? सस स्क्रोपा डोमेस्टिका क्या होता है? सुअर का जूलॉजिकल नेम होता है। एक बार फिर से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इसको पूछा जा सकता है, आपको बड़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जेट में तो कई बार कभी भी नहीं पूछा जाता। लेकिन ये जरूर है कि जेट में सुअर के मांस के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नाम लिख लेना, सुअर का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है सस स्क्रोपा डोमेस्टिका। अब बात करें सुअर का जो मांस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? पोर्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोर्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई क्या? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, ऊंट, सुअर, इन सब का क्या हुआ? जूलॉजिकल नेम।
जूलॉजिकल नेम के साथ साथ क्या हुआ, जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल अवधि होगी, इसके साथ साथ मधचक्र की अवधि होगी, मध्यकाल की अवधि होगी, मध्यकाल की अवधि के बाद किन किन पशुओं के मांस को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुआ आपका क्या जनरल नॉलेज। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, श्वसन गति हो गई, नाड़ी गति हो गई, पशुओं का टेम्परेचर हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। फिर एक एक अपन पशु है उसकी नस्लों का भी अध्ययन करेंगे, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, रोगों का भी अध्ययन करेंगे। रोगों के बाद अपन डेयरी साइंस का भी अध्ययन करेंगे कि दूध से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसके अपन को पशुओं से कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उन सभी के बारे में अपन आसानी से अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप में जोश दिखेगा तो आपसे दुगना जोश हमें देखने को मिलेगा। जब तक आप में जोश नहीं दिखेगा, जब तक आप हमें जोश नहीं दिखाओगे, तब तक हम आपको जोश कभी भी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि आप एक चिंगारी हो और चिंगारी आप दोगे तो हम क्या है, पेट्रोल है, जलेंगे, बहुत जल्दी अपन जलने की कोशिश करेंगे। तो आप एक चिंगारी दिखाइए, पेट्रोल ऑटोमेटिकली जलता रहेगा। तो दोस्तों आप लगातार मेहनत करते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।